हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, दैट इज चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स। सी, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, एवरी एक्टिविटीज इन आवर सराउंडिंग, सम फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो एक्टिविटीज इन आवर सराउंडिंग, इन आवर सराउंडिंग, ये क्या है? लगभग सभी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे आप किसी को देख सकते हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगा हुआ है, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल वर्क में कोई कुछ कर रहा है। आप देख सकते हो कि कोई कुछ, मान लीजिए गांव में अगर आप हो तो देख सकते हो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ क्रिएट कर रहा है आगे बेचने के लिए। सो मेकिंग समथिंग, हाथ से बना रहा है तो हैंडीक्राफ्ट समझ लो, मेकिंग समथिंग। आपके आसपास में छोटे मोटे शॉप होंगे तो somebody सेलिंग समथिंग, है ना, सेलिंग समथिंग। सेलिंग या कोई बाय कर रहा है, इस तरीके की एक्टिविटी आप देख रहे हो। और भी बहुत सारी चीजें, कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है ना, ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती है। ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया। तो ये सारी के सारे एक्टिविटी आप कह सकते हो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज, टू अंडरस्टैंड, इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए, अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज, हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो व्हाट दे डिड, इकोनॉमिस्ट जो थे, इकोनॉमिस्ट क्लासिफाई these activities in groups बना दिए इनके एक्टिविटीज के। किस बेसिस पे इनको ग्रुप बनाए? क्योंकि एक्टिविटीज तो कई सारे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ द ईयर, नेचर, कि इनका नेचर कैसा है, किस तरीके की एक्टिविटीज है, और आप कह सकते हो प्रोडक्शन, कि प्रोड्यूस क्या कर रहा है। इनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इनको ग्रुप कर दिया। तो अब जो ग्रुप्स है, अब जैसे कोई भी एक ग्रुप है, एक ग्रुप में कई सारे एक्टिविटीज है, मींस ग्रुप्स का मतलब मेनी एक्टिविटीज, कई सारे एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इन्हीं ग्रुप्स को बोला गया, दीज ग्रुप्स आर known as sectors। क्या बोला गया? इन्हीं ग्रुप्स को बोला गया सेक्टर्स। तो अब सेक्टर्स कौन कौन से बनाए गए? जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स एंड टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही है, आगे भी है, लेकिन उसको हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? गुड। तो 3 सेक्टर हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर को डिस्कस करना, ठीक है? इसको मिटाता हूं 1 मिनट। तो प्राइमरी सेक्टर, तो सबसे पहली बात यही
कि इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, वाई। पहला चीज तो यही, सेक्टर्स का मीनिंग तो समझ गए, पहला तो यही है कि इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं। तो रीजन ये है, ऑल अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स, या ऑल अदर सेक्टर्स कर दोगे तो भी चलेगा, ऑल अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स डिपेंड्स ऑन दिस। और इस बात का आंसर आपको आगे चल के मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो इसका प्राइमरी नाम रखने का रीजन यही है कि यही वो सेक्टर है जिसके ऊपर सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करता है। नाउ प्राइमरी सेक्टर में जब हम बात करते हैं, इसके अंदर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन नेचर और बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके जितने भी एक्टिविटीज हैं, या तो वो नेचर से हमें मिल रहा है, नेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा, या फिर कह लो बायोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कॉटन है, कॉटन प्रोडक्शन की बात कर लो। कॉटन जो है एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, नो डाउट, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। लेकिन कॉटन प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, थोड़ा बहुत बारिश हो जाए, सॉइल मिट्टी पे, है ना, क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल हो गया, और क्या होगा, नेचर। हाँ, तो ये मेजर चीजें हैं, मेजर यही चीज होता है, रेनफॉल और सॉइल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो नेचुरल हुआ ना। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें डेयरी का, मान लीजिए डेयरी की बात करें, डेयरी यानी कि मिल्क कहां किससे मिल रहा है, मिल्क फ्रॉम एनिमल, ये क्या हो गया आपका, बायोलॉजिकल प्रोसेस। और भी कुछ आप एक्सट्रैक्ट कर लो अदर एग्जांपल के लिए, जैसे फिशिंग हो गया, फिशिंग कहां से मिल रहा है, नेचर से, ओशन, सी रिवर ओशन, बट अल्टीमेटली अब क्या कहोगे, नेचर से ही मिल रहा है, ये भी नेचर से मिल रहा है। फॉरेस्ट्री यानी कि जैसे फ्यूल वुड के लिए जो लकड़ियां यूज करती हैं, वो भी एक तरह से कहां से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। माइनिंग एक्टिविटी, ये भी जो आप माइंस ले रहे हो, तो माइन करते हो आप, अर्थ से ही आप ले रहे हो, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, ये भी अल्टीमेटली क्या हुआ, नेचर से ही हुआ, है ना। मीट, मांस, ये सारे के सारे किससे आ रहे हैं, वो बायोलॉजिकल हो गया, नेचर। इन्हीं दो मेजर जगह से आ रहा है आपका, या तो नेचर से मिल रहा है या किसी तरीके के बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू आपको मिल रहा है। समझ में आया। अगर इस एक्टिविटी में देखा जाए प्राइमरी सेक्टर में, इसमें मेजर अगर कुछ रोल प्ले करता है, मेजर अगर इसका कोई पार्ट है, तो मेजर पार्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल के अलावा और भी जैसे फॉरेस्ट्री एक्टिविटी हो गया, कोई फल फूल, ये सारी चीज सारी कुछ इंक्लूड है, तो इसको बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अलाइड मतलब जुड़ा हुआ, रिलेटेड, अलाइड
सेक्टर्स, इसको जो है आल्सो नोन एज, प्राइमरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, क्योंकि ये एक तरीके से इसकी आइडेंटिटी है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है, और एलाइड सेक्टर में वो भी एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड जो छोटे मोटे एक्टिविटीज हो गए, दैट इज द रीजन, क्योंकि ये ज्यादा प्रोपोर्शन में ये एक्टिविटी होता है, इसलिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, फिर सेकेंडरी सेक्टर स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स। नाउ एक चीज तो हमें पता चली गया है कि जो सेक्टर्स वो रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, तो इसके अंदर जो एक्टिविटीज होगा मींस एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर इस सेक्टर की जो एक्टिविटीज होते हैं वो करते क्या है, एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर कन्वर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर कुछ काम कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर इनटू अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, एक नए तरीके का प्रोडक्ट बना देना। जो भी इस एक्टिविटीज के अंदर है वो कर क्या रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है उसको लेकर उस पर कुछ प्रोसेस करना, ठीक है, मींस इनटू अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट थ्रू प्रोसेस, कुछ प्रोसेस के थ्रू जो है उसको एक नए फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इसका मतलब क्या है, क्या ये इंडिकेट कर रहा है, मींस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर का है, इज अ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल हुआ, जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट का, जो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल हुआ। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर कंप्लीटली प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर देखें, मान लीजिए कॉटन का ले लीजिए आप, कॉटन हमने प्रोड्यूस किया, ये हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट था। कॉटन से हमने यार्न बना दिया, धागा बना दिया, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का हो गया, या क्लॉथ बना दिया, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का हो गया। शुगर केन को लेकर हमने शुगर बना दिया या गुड़ बना दिया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। या मान लो क्ले, मिट्टी को लेकर हमने ब्रिक बना दिया। अगर आप नोटिस करोगे सेकेंडरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट है, सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट तो छोड़ो, जो रॉ मटेरियल नॉट फ्रॉम नेचर, हम नेचर से नहीं ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, हम प्राइमरी सेक्टर से ले रहे हैं। किसी ने कॉटन बनाया, कॉटन बनाने के बाद उसको हमने लेकर उस पर कुछ काम किया हमारे लिए, कॉटन प्रोड्यूस करने का काम कोई और कर रहा था, ये क्लियर है। और सेकेंडरी सेक्टर को अगर वर्क देखोगे, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ सेकेंडरी
सेक्टर कहां पे होता है? किसी तरीके का इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, बड़ा इंडस्ट्रीज या कह लो फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में हो, कोई छोटा मोटा वर्कशॉप हो वहां पे हो रहा है, या समटाइम होम बेस्ड भी होता है। होम बेस्ड यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। अब क्योंकि इस एक्टिविटी में ज्यादातर जो मोस्ट प्रोपोर्शन जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होता है, एज मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज आर इंडस्ट्रियल, इसलिए इस सेक्टर को ये भी बोलते हैं, दैट्स वाई दिस सेक्टर आल्सो नोन एज, दिस सेक्टर्स आल्सो known as industrial सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हो, बट ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ही रखते हैं। तो हमें एक बात समझ में आ गया कि हमने प्राइमरी सेक्टर में देखा कि ज्यादातर एक्टिविटीज जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से रिलेटेड, इसलिए उसका नाम जो है उससे रिलेटेड हमने नाम रख दिया। ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादातर वर्क रिलेटेड होते हैं इंडस्ट्रीज से, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टू। इसके अलावा इंडस्ट्रियल से तो हम लोग टर्शियरी सेक्टर डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। टर्शियरी सेक्टर्स, टर्शियरी सेक्टर्स खास बात यह है कि ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से डिफरेंट होता है, मींस डिफरेंट फ्रॉम बोथ, डिफरेंट फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इन दोनों से ये क्या रहता है, अलग रहता है, पहला चीज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, ये किसी भी तरीके का गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता। जैसे प्राइमरी सेक्टर में कई सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है ना किसी तरीके का, इसी तरीके से इसमें भी कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट। तो फिर ये करता क्या है, कोई प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं करता है, बट इट सपोर्ट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ, प्रोडक्शन या फिर सारे एक्टिविटी कह लो, एक्टिविटीज ऑफ अदर सेक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया तो उसको तो मार्केट तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्ट किस चीज के लिए, कैरी करने के लिए, कैरी प्रोडक्ट जो आपने प्रोड्यूस किया, ट्रांसपोर्ट हो गया। जो आपने प्रोड्यूस किया, अब ऐसा नहीं है कि आप आज ही तुरंत बेच दोगे, हो सकता है कुछ दिन के लिए उसको सेव करके रखना पड़े, तो वेयर हाउसेस, या कह लो इसको स्टोरेज कह लो, वेयर हाउस क्या कहोगे, वेयर हाउस स्टोरेज में आ जाएगा, स्टोरेज कह लो, जैसे कि गोडाउन्स एंड वेयर हाउसेस। इसके अलावा आप कह सकते हो सेल वगैरह की एक्टिविटी, यानी कि क्या कहोगे उसको, हाँ सेल कह लो, सेल करने की एक्टिविटी। तो जैसे होता है ना, क्या बोलते हो, होलसेलर और कह लो आप रिटेलर। समहाउ ये सारे के सारे एक्टिविटीज क्या करते हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को। बट सिर्फ टर्शियरी सेक्टर सिर्फ इतना तक ही सीमित नहीं है, देयर इज सम एसेंशियल वर्क टू। एज सच, पहले चीज ये समझ लो, एज सच it is not producing
एनी गुड्स, कोई गुड्स तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा, तो इसका सारा एक्टिविटीज इसको बोलेंगे सर्व कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मींस ऑल इट्स एक्टिविटीज आर सर्विस। तो हम लोगों ने सर्विस देख लिया कि ये कुछ तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पर सिर्फ इतना ही नहीं है, अदर सर्विसेज भी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बैंकिंग सर्विस है ना। बैंकिंग सर्विस क्या कर रहा है, लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइड करना, इसके अलावा और भी पेमेंट वगैरह एक्सेट्रा, है ना, बैंकिंग सर्विस हो गया। और सिर्फ इतने ही एक्टिविटीज नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे एक्टिविटीज है जिसको बोलते हैं एसेंशियल सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विस को ही सपोर्ट करने के लिए और कुछ भी है जिनको बोला गया एसेंशियल सर्विसेज, जो बेसिकली जो हेल्प करता है, हेल्प इन आवर डेली लाइफ, ठीक है, एंड बिल्ट बेटर सोसाइटी बनाने के लिए, हमारे डेली लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ एसेंशियल सर्विसेज भी हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल टीचर्स या कह लो टीचिंग, कह लो टीचर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर द एसेंशियल सर्विस, है ना। डॉक्टर्स जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में एडमिनिस्ट्रेटर्स या ऑफिसर्स, है ना, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हमारे लाइफ को बेहतर करने की कोशिश कर, हमारे डेली लाइफ में इंप्रूव करने में मदद कर रहे हैं। दिस आल्सो कम्स अंडर द टर्सरी सेक्टर। आज मॉडर्न टाइम में अगर बोले, मॉडर्न टाइम में, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बेस्ड सर्विसेज भी डेवलप हुए, न्यू फॉर्म ऑफ सर्विस जनरेटेड, जैसे एग्जाम्पल के लिए साइबर कैफे ले लो आप, साइबर कैफे। अब तो खैर उसका जमाना भी चला गया साइबर कैफे का, क्योंकि आज के टाइम में तो सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है। एटीएम, ये भी जमाना जा चुका है, एटीएम का भी बहुत कम लोग अभी एटीएम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं उसको, यूपीआई वगैरह, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हो जो कस्टमर केयर होते हैं, कॉल सेंटर्स एंड एक्सेट्रा कई। तो मॉडर्न बेस्ड सर्विस आल्सो हेल्प क्या कर रहा है, हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नए फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, जो लोगों को जॉब मिलेगा वो तो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विसेस फॉर द betterment of people and इंडस्ट्रीज और पीपल को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए ये कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादातर एक्टिविटीज क्या है, सर्विस सेक्टर, तो इसको ये भी बोलते हैं सर्विस से रिलेटेड एक्टिविटीज है, सो आल्सो
known as सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल कॉटन प्रोड्यूस हुआ, कॉटन हमारा हो गया प्राइमरी सेक्टर, यहां पे लिख देते हैं कॉटन प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी सेक्टर बना, कॉटन को हमने क्लॉथ बनाया, सेकेंडरी सेक्टर बना, और क्लॉथ को हमने सेल किया इसको, तो ये बना टर्सरी सेक्टर। तो ये हमारा प्राइमरी, तो ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स का कंपैरिजन अगर करना हो तो कैसे करेंगे? सी, all these sectors producing huge variety of गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत अलग अलग तरीके की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। और ये कॉज भी कर रहे कई सारा एम्प्लॉयमेंट एंड आल्सो एम्प्लॉइंग पीपल, लोगों को जॉब भी मिल रहा है। बट इनको अगर कंपेयर करना हो कि कौन सा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कौन पूरे इकोनॉमी में, अगर कंट्री के इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर ज्यादा जो है प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसको अगर कंपेयर कर सके तो हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि हमारे कंट्री में कौन सा सेक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। मींस कंपैरिजन अगर करना होगा, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ how much production, how much production contribution, थोड़ा सा गलत हो रहा है बट कोई नहीं, प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच सेक्टर, कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड बाय ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर्स जो है कितना प्रोड्यूस कर रहा है और कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में हमें यह समझ में आ जाएगा कि इसका जो है कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल इकोनॉमी में। सी, अगर हम लोग कोई भी एक डेवलपिंग कंट्री को देखें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, किसी भी डेवलपिंग कंट्री को देखें तो उसमें बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर जो है वो डोमिनेंट मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर वो डोमिनेंट मिलेगा। और किसी भी अगर हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी को देखें तो डेवलप्ड इकोनॉमी, तो उसमें हमें जो है टर्सरी सेक्टर डोमिनेंट मिलेगा, टर्सरी सेक्टर डोमिनेंट मिलेगा। अब मुद्दा क्या है? सी, मुद्दा ये है कि हम लोग कंपेयर करें तो करें कैसे, ये तो समझ में आ गया। मान लो ये करना है, जैसे एग्जांपल के लिए प्राइमरी, जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन में हमारा है, प्रोडक्शन में मान लीजिए व्हीट है, गेहूं है ना, गेहूं है प्रोड्यूस हुआ है, कार किसी ने प्रोड्यूस किया हुआ है, किसी ने जो है मान लीजिए कोई ब्रेड बना रहा है, ये ऐसे बहुत सारी चीजें, या फिर कोई डॉक्टर अपना सर्व कर रहा है, कोई टीच कर रहा है, मान लीजिए ये सब। इन सबको हम लोग कंपेयर करेंगे तो करेंगे कैसे? मान लीजिए अगर ऐड करना चाहें तो आप कैसे करोगे? क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से,
क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज द रीजन टू फॉर द कंपैरिजन इन सबको वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर बेटर कंपैरिजन, फॉर बेटर कंपैरिजन। एम्प्लॉयमेंट को भी साइड रखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, कि हमें कैसे इसको कंपेयर करना है। सो फॉर बेटर कंपैरिजन हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एडेड, जो भी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है वो ऐड किया जाएगा। मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वीट की अगर बात करें, सपोज करिए हमने वीट की बात किया, ठीक है, वीट की बात किया, तो वीट मान लीजिए हमारा 10,000 किलोग्राम प्रोड्यूस हुआ, 10,000 केजी हमने वीट प्रोड्यूस किया, और इसका मार्केट में प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, ठीक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ वीट क्या होगा, वैल्यू ऑफ वीट कितना हुआ, 10,000 इंटू 20 मीन्स 2 लाख रुपीज, 2 लाख। तो अगर ये वीट है तो हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में 2 लाख का प्रोडक्शन हुआ, प्राइमरी सेक्टर। अगेन मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसको पहले समझना है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये, ठीक है, 2 लाख का प्रोडक्शन। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं दूसरा चीज पिक कर लूं, सपोज करिए टीचर का ही ले लेते हैं, टीचर, एक स्टूडेंट का, 1 स्टूडेंट का जो फीस है मान लीजिए पर मंथ के हिसाब से, सपोज करिए 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से है, और इनके जो कोचिंग में या फिर इंस्टीट्यूशन में लगभग 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो फीस कितना हो जाएगा, 5,000 का मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो गया 5,000, सो 5 लाख रुपीज 5 लाख। अब प्रॉब्लम ये कि ये मंथ है, ये टाइम अलग है, तो इसको भी हम लोग एक कर देते हैं सारा का सारा ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि मान लीजिए इसने खरीफ राबी के टाइम पे एक बार इसने जो है जो उगाया 10,000 था, और या फिर कोई ऐसा सीजन मिल गया जिसमें फिर से इसने वीट उगाया था तो और भी ज्यादा प्रोड्यूस, तो उसको सबको कंबाइन, मतलब एक टाइम फ्रेम भी हमें फिक्स करना पड़ेगा, वो है आपका टाइम हमने फिक्स कर दिया, ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करेंगे, ठीक है। बट अभी वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो ये मान लीजिए 5 लाख, तो हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं ना कि जितना भी टर्सरी सेक्टर का वैल्यू क्रिएट हुआ उनको ऐड कर दो, जितना ऐसे प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू क्रिएट हुआ उनको ऐड कर दो, या फिर ये भी कर सकते हो, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। फॉर एग्जांपल कोकोनट, एक कोकोनट का प्राइस है, मान लीजिए एक कोकोनट का प्राइस है 50 रुपीज, और कोई एक फार्मर है उसने 5,000 कोकोनट बनाया, तो कितना बनाया, लगभग 2.5 लाख। आई होप कि यह समझ में आ गया। बस हमें क्या करना रहेगा, अलग अलग सेक्टर्स को एक ईयर में जो है ऐड कर देंगे, वो सारा का सारा हमारा सेक्टर वाइज प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे एक समस्या, तो उस समस्या को डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो प्रोडक्शन कंपैरिजन में जो इंपॉर्टेंट बात है जिसपे फोकस करना है वो है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे और विद इन फिक्स टाइम फ्रेम यूजुअली इसको 1 ईयर लेते हैं, बट खैर इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, वी ऑलवेज कंसीडर फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सी, मान लीजिए एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है, उसने 20 के हिसाब से कुछ अपना वीट बेचा। वीट किसको किसको बेचा, 2 लोगों को बेचा, एक तो कंज्यूमर को बेचा
और एक फ्लोर मिल वाले को दे दिया, फ्लोर मिल वाले को दे दिया। अब फ्लोर मिल वाले ने 25 रुपए के हिसाब से, ₹25 के हिसाब से, या तो कंज्यूमर को कह लो, कंज्यूमर को दिया, और बचा कुछ है इसने दे दिया बिस्किट वाले कंपनी को, बिस्किट वाले को, बिस्किट वाला कंपनी को ही है, ठीक है। अब बिस्किट वाले कंपनी ने इसका बनाया बिस्किट, बिस्किट जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, मान लीजिए इसके अंदर फ्लोर है, शुगर है, ऑयल है, और बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जिसके का बिस्किट इसने जितना फ्लोर लिया था उससे इसने 4 पैकेट बिस्किट बनाया, 4 पैकेट बिस्किट बनाया, और लगभग एक पैकेट का 20 रुपीज, तो लगभग 80 रुपीज बिस्किट का पैकेट बना। अब फाइनल प्रोडक्ट का मतलब किस वैल्यू को हमें कंसीडर करना है जब हम लोग कंपेयर करेंगे या फिर जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि द प्रोडक्ट डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर। तो कौन कौन से वैल्यू को हमें कंसीडर करना है? जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर यहां पे कंज्यूम कर रहा है, इस वाले को करेंगे, कंज्यूमर यहां पे कंज्यूम कर रहा है और कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा। ये यहां पे तो मान लीजिए सेल हो रहा है तो ये दूसरे सेक्टर में जाएगा, यहां पे ये प्राइमरी वाले में चला जाएगा, है ना, कितना अर्न कर रहा है फार्मर। यहां पे ये सेकेंडरी, क्योंकि इस वाला जो बिस्किट बनाने वाला कंपनी या फ्लोर आटा बनाने वाला कंपनी, इनका अलग। तो इसमें आप देखो, अगर मैं इनके वैल्यूज को मतलब सारा का सारा काउंट करूं, मान लीजिए अगर मैं इसको काउंट करूं, इस वाले लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है, तो 20 रुपीज फार्मर का, 25 रुपीज फ्लोर मिल का, और 80 रुपीज मान लीजिए इनका, ये हो जाएगा 125। बट मैं कह रहा हूं कि मुझे फाइनल प्रोडक्ट ही वैल्यू कंसीडर करना है, मींस 80 रुपीज, इस लाइन में मुझे 80 रुपीज को ही कंसीडर करना है। अगर मैं इस लाइन पे आ रहा हूं, कंज्यूमर का तो छोड़ दो, ये तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे ही करेंगे, इस लाइन में जा रहे हैं तो 80 ही आना चाहिए। क्लियर? तो अगर आप देखो तो फ्लोर मिल वाले ने आपसे 25 रुपया, यानी बिस्किट कंपनी वाले आपको, आप आए हो लेने के लिए, आपसे 25 रुपया इसने मांगा, 25 रुपीज इसने मांगा, इसने ऑलरेडी 20 रुपीज पे कर रखा है फार्मर को ऑलरेडी। मतलब अगर मैं देखूं फ्लोर वाला जो है 20 तो पहले से कर रखा है, तो ये अर्न कितना कर रहा है? 5 रुपीज, है ना। मतलब ये देखो आप, 20 रुपीज इसने फार्मर को दे रखा था, मतलब फार्मर ने इससे अर्न किया 20 रुपीज, 5 रुपीज जो है फ्लोर वाले ने अर्न किया बिस्किट वाले कंपनी से। बिस्किट वाला कंपनी जो है 80 रुपीज को तो बेच रहा है मान लीजिए, लेकिन इसने ऑलरेडी 25 रुपीज पे कर रखा है, मीन्स 55। जरा काउंट करो ये कितना हुआ, दैट इज टोटल 80। तो अगर हम लोग इसको अवॉइड ना करें तो ये वापस से क्या कर रहा है? डबल काउंट हो जा रहा है। इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। ये क्या हो गया हमारा? डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या करता है? डबल काउंटिंग क्या कर रहा है? जो हमारा सेक्टर्स है उसको ओवर एस्टिमेट कर देता है, मींस वैल्यू गेट ओवर एस्टिमेटेड, दैट इज द रीजन हम लोग क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट के ही वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो जो इंटरमीडिएट होता है, तो जो बच गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट which are move for next level of processing। इतना ज्यादा टफ नहीं करना है, आप इजी वर्ड में लिख सकते हो, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, या फिर कह लो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नॉट कंज्यूम्ड बाई कस्टमर, कस्टमर के द्वारा जो कंज्यूम नहीं किया जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट हो गया।
फाइनल प्रोडक्ट हम लोग क्यों कर रहे हैं? फाइनल प्रोडक्ट ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इज considered to avoid double काउंटिंग प्रॉब्लम। बाकी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आगे की क्लासेस में आपको जो है ज्यादा डिटेल में भी आगे सब पढ़ोगे आप हायर लेवल पे। बेस्ट पार्ट ये है कि आपने ये समझ लिया तो आपको इजी से जीएसटी का भी जो हमारा जो चलता है जीएसटी का मेथड वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और हम लोग कुछ बेसिक और बातें डिस्कस करते हैं। ठीक, तो डबल काउंटिंग भी हो गया हमारा। एक सेकेंड। तो किसी भी सेक्टर्स का अगर प्रोडक्शन हमें कैलकुलेट करना हो, प्रोडक्शन हमें अगर कैलकुलेट करना हो मींस वैल्यू ऑफ देयर फाइनल प्रोडक्ट, है ना। फाइनल प्रोडक्ट क्या एस्टिमेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। ठीक है, अब इन सब का कॉम्बिनेशन, अगर इन सबको कंबाइन कर दे सारे सेक्टर्स को, कंबाइन ऑल सेक्टर्स, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का जो फाइनल प्रोडक्ट है उनका सारा का सारा वैल्यू कंबाइन कर दो, सेकेंडरी सेक्टर में जो वैल्यू क्रिएट किया जाए उसको, और टर्शियरी सेक्टर फाइनल सारे सेक्टर से कंबाइन ऑल सेक्टर्स। दैट इज क्या कंबाइन करना है, वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। पहला चीज जो भी फाइनल प्रोडक्ट है उनका वैल्यू, प्लस और क्या हम रख रहे हैं, एक टाइम फ्रेम दैट इज विद इन ईयर, एक ईयर में। और क्योंकि मुझे पूरे कंट्री का करना है तो विद इन बाउंड्री ऑफ कंट्री, इसको मैं बोलूंगा कंट्री का मतलब हो गया मेरा डोमेस्टिक। आप कह सकते हो टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, विद इन, या सिर्फ इतना ही लिखो, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन कंट्री विद इन 1 ईयर। एक पर्टिकुलर जिस ईयर में हम लोग काउंट कर रहे हैं उस ईयर के हिसाब से, इसी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब विद इन कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जिसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ग्रॉस का मतलब हो गया सारे के सारे सेक्टर्स को आप कंसीडर कर लो, इसी को बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्लियर हुआ। किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे कंट्री में स्पेसिफिक प्रॉपर वे से मिनिस्ट्री होता है, सेक्रेटेरिएट होते हैं, ऑर्गेनाइज पूरा का पूरा सेटअप होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, मीन कैलकुलेटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर उनकी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स है ना, डिपार्टमेंट्स सपोर्ट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूटी हो गया, ये सारे के सारे ऑफिशियल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये ठीक है। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ में आया। ये किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू, फाइनल प्रोडक्ट उसके वैल्यू को। बट इसमें थोड़ा सा ट्विक है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग जीडीपी को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग जीडीपी को काउंट कर रहे हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट टैक्स भी काउंट हो जाता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो वो टैक्स उसमें ऐड करके प्रोडक्ट बिकता है, तो टैक्स तो बाद में गवर्नमेंट के पास चला जाता है। उसमें किसी तरीके का ये नहीं हुआ ना कि प्रोडक्ट का दिया हुआ प्राइस है या फिर मैन्युफैक्चरर ने अपनी तरफ से जो है कुछ वैल्यू क्रिएट किया उसके लिए प्राइस है टैक्स, ये तो गवर्नमेंट के पास जाता है।
तो एक ये प्रॉब्लम होता है, ये कहीं ना कहीं टैक्स जो है प्रॉब्लम कर जाता है। जैसे मान लीजिए अब कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, अब गवर्नमेंट मान लीजिए 5% टैक्स लगा रहा है, तो उस प्रोडक्ट का दाम 105 रुपया हो गया। और मान लीजिए कोई ऐसा कंट्री है जहां पे उसी प्रोडक्ट पे 30% अगर टैक्स लगे, तो 30% अगर मान लीजिए टैक्स लगे, तो वो 130 रुपए का हो जाएगा, 130 का। फिर तो प्रॉब्लम हो, ऐसे तो बहुत ज्यादा आपका जो कह सकते हो कि एस्टिमेशन है जीडीपी का, तो बहुत रॉन्ग हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक चीज और होता है, सब्सिडी। सब्सिडी सब्सिडी जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, बाय गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है 200 रुपए का, जेन्युइन 200 रुपए का प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडी दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है मान लीजिए 50 रुपीज को, आपको ये मिल रहा है 150 रुपए का। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर दे रहा है, ये आपके जीडीपी को डाउन कर रहा है, कम कर दे रहा है, डाउन शो कर रहा है जीडीपी को। तो ये जेन्युइन, एक तरह से कह सकते हो जेन्युइन वैल्यूज नहीं शो करते, इसलिए गवर्नमेंट मूव कर रही है किस पे, जीवीएपी रेदर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गवर्नमेंट जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड इस पे जाते, दैट इज जीवीए। जैसे एग्जांपल के लिए फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया ₹20 का, ठीक है, मींस एक तरह से उसने कुछ मेहनत करके कुछ वैल्यू क्रिएट किया 20 रुपए का। अब जो फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल ने 25 रुपए का जो प्रोडक्ट अपनी तरफ से बेचा, 20 रुपए का उसने खरीदा था, तो इसने वैल्यू कितने का ऐड किया, वैल्यू ऐड किया 5 रुपए का। तो भाई फ्लोर मिल वाले तुम मुझे डेटा दे दो, तुमने कितने का सामान बेचा, सर 25 रुपए का बेचा, कितने का खरीदे थे 20 रुपए के हिसाब से। एक काम करो, कितना खरीदे थे 100 kg, ठीक है, 100 kg उसमें से 25 माइनस 20 यानी 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे डेटा दे दो। इसी तरह बिस्किट वाले ने क्या किया, बिस्किट वाले ने जो है 80 रुपीज का आइटम बेचा। तो हमने इससे पूछा तुमने कितने का वैल्यू ऐड किया, सर जी मैंने ₹55 का वैल्यू ऐड किया। तो मुझे ये वाला बस डेटा दे दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस ये वाला डेटा चाहिए जो तुमने वैल्यू क्रिएट किया। अब इस वाले डेटा में क्या हुआ, इस वाले डेटा में कंज्यूमर को कितने में जा रहा है मुझे मतलब नहीं, कंज्यूमर टैक्स पे करता है, तो यहां पे नो टैक्स, कोई टैक्स आया नहीं, नो सब्सिडी, कोई सब्सिडी का कहानी नहीं है ना, सब्सिडी का कहानी या फिर टैक्स की कहानी किसके द्वारा हो रहा है, ये तो कंज्यूमर के द्वारा हो रहा है, तो हम लोग वहां पे जा ही नहीं, हम लोग पहले ही वैल्यू डेटा। तो इट्स अ ग्लोबल प्रैक्टिस, इट्स अ ग्लोबल प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसी की तरफ मूव कर रही है। क्लियर है, यहां पे समझ में आया। टैक्स के साथ दिक्कत क्या हो रहा है, टैक्स हमारा जो जीडीपी का जो कंज्यूमर, क्योंकि हमने क्या किया फाइनल प्रोडक्ट का मतलब जो कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर टैक्स के कारण उस प्रोडक्ट का ज्यादा पैसा पे कर रहे, तो हमारा जीडीपी ज्यादा बड़ा दिख रहा था, जो कि एक तरीके का ओवर एस्टिमेशन था। और अगर सब्सिडी को हम लोग काउंट करने लगे तो सब्सिडी के कारण जीडीपी हमें कम दिख रहा है ना, मतलब जो 200 रुपए का आइटम था उसको 50 रुपए गवर्नमेंट पे करी, मैं 150 सिलेंडर का ही ले लूं, जैसे सिलेंडर था उस पर 200-400 जो भी सब्सिडी मिलता था, इसके कारण हमारा जीडीपी छोटा दिख रहा था, तो रियल जीडीपी का तो वैल्यू नहीं आ रहा था। तो रेदर देन जीडीपी वी आर मूविंग टुवर्ड्स जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ये क्लियर है, बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको मिटाते और आगे डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल चेंज, अगर हम लोग किसी भी डेवलप्ड कंट्री के हिस्ट्री को ऑब्जर्व करें, मींस हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्री, हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्री को अगर हमने चेक किया तो हमने पाया कि हर एक कंट्री में प्राइमरी सेक्टर ही शुरुआत में डोमिनेट, मींस इनिशियल स्टेज प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट हुआ करता है, डोमिनेंट इन इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि एम्प्लॉयमेंट भी यही प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट यही प्रोवाइड कर रहा है, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है
यानी कि पूरा का पूरा कंट्री का इकोनॉमी इस पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे को बोला जाता है अग्रेरियन इकोनॉमी। फिर स्लोली और ग्रेजुअली फार्मिंग मेथड चेंज होता है, ठीक है, और ये लग जाता है कम से कम 50-100 साल, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है। स्लोली ग्रेजुअली फार्मिंग मेथड इंप्रूव होता है। फार्मिंग मेथड हो गया या फिशिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें, जो भी है माइनिंग कर रहे हैं, जो भी है सारे में इसमें इंप्रूव। अब इसका होता क्या है कि फूड प्रोडक्शन, मान लीजिए फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, फूड प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो है जितने लोग हैं सबको इसमें काम करने की जरूरत नहीं। तो ये एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है, नो नीड टू वर्क, या नो नीड टू वर्क फ्रॉम, या कह सकते हो नो नीड ऑफ मोर वर्कर। जबकि वर्कर है, वहां पे पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है, वर्कर है। तो ये वर्कर कहां जाते हैं, दे स्टार्टेड, वर्कर ये स्टार्ट कर देते हैं न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये नए तरीके के एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते हैं जो बच गए। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, जैसे मान लीजिए क्राफ्ट का काम है ना, हैंडीक्राफ्ट का कुछ बनाना, ये सारी चीजें। इसके अलावा ट्रेड करने का काम है, सामान जो मिल रहा है वो उठा के ले जाके बेचना, ये सारी चीजें। धीरे धीरे ये होता है। अभी भी अगर डोमिनेंट देखा जाए, डोमिनेंस किसका है, स्टिल डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, अभी भी डोमिनेंस जो है प्राइमरी सेक्टर का ही है। फिर स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है, स्लोली ग्रेजुअली अब धीरे धीरे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी जो क्राफ्ट एक्टिविटी है ना, या इसी को बोल लो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। अब इसके कारण जो है इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग जो है डोमिनेट करने लगता है, यानी कह लो उसको सेकेंडरी एक्टिविटी। मींस इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी स्टार्ट टू डोमिनेट द इकोनॉमी को डोमिनेट करता है। मतलब ज्यादातर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन द फॉर्म, क्योंकि हम लोग वैल्यू में कर रहे हैं, क्वांटिटी में नहीं कि कितने लोग, ज्यादातर ये वैल्यू में ये ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि आपने देखा कि फ्लोर का प्राइस 20 रुपया था, तो इसका प्राइस 25। अभी हम लोग वो दिमाग नहीं लगा रहे, वैल्यू एडिशन वाला नहीं, बट यहां पे ज्यादा पैसे बन रहे हैं ना, तो इसके कारण ये डोमिनेट करने लगता है। तो हुआ क्या, प्राइमरी सेक्टर से अभी उस कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट हुआ, और याद रखना इट टेक्स लॉन्ग टाइम का मतलब मान के चलो 50 से 100 साल लगता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल शिफ्ट। इस स्ट्रक्चरल शिफ्ट में कई सारी चीजें आ जाती हैं। फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, नाउ न्यू एक्टिविटीज started to grow, जैसे ट्रांसपोर्ट यहां पे भी आ गया था, लेकिन अब ये डोमिनेट करने लगा। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग
इंश्योरेंस, आईटी सर्विसेज, कई सारी चीजें होगी, है ना, एक्सेट्रा, जो भी आपके दिमाग में आ जाए, टीचिंग कह लो, टीचिंग, डॉक्टर, ये सारी। सो स्टार्टेड टू ग्रो, ये एक्टिविटी क्या है हमारा, टर्सरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटीज। तो जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये डोमिनेट करने लगे तो आप समझ लो कि आपका जो कंट्री का इकोनॉमी हो जाएगा वो टर्सरी सेक्टर बेस्ड हो जाएगा। स्टार्टेड टू डोमिनेट ओवर आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय बाद ये करने लगता है। अब अगर आप देखोगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखोगे तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर, यानी प्रेजेंट टाइम में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनमें क्या हो रहा है, उनमें टर्सरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, टर्सरी सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। एंड चिंता मत करना, आगे जाके आप पढ़ोगे क्वार्टरसरी एंड क्वीनरी, अलग अलग करके हैं बहुत सारे, जिसमें रिसर्च वगैरह आ जाता है, रिसर्च और इनोवेशन, तो आगे पढ़ोगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज इनमें डोमिनेट करता है। तो एक चीज से हम कंक्लूजन कह सकते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, इट हैज टू बी पास थ्रू, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो ये इसका साइकिल कुछ ऐसा है ना, ग्रोथ की अगर बात करें तो साइकिल लाइक एग्रीकल्चर से शिफ्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से शिफ्ट होता है आपका सर्विस। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाते हैं, लेकिन डोमिनेट कौन सा करता है, जैसे अग्रेरियन सोसाइटी है तो उसमें एग्रीकल्चर डोमिनेट करेगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो उसमें इंडस्ट्री के वर्क ज्यादा डोमिनेट करेंगे, सर्विस तो एक स्लोली इंप्रूव करता है। तो ऐसा नहीं कि अचानक हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, बाकी की चीजों को हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।